अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी मैम, रीसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर आइए कंफर्म कीजिएगा मेरी वॉइस भी क्लियर है और मेरी स्क्रीन भी विजिबल है। जी आपकी वॉइस भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। ठीक है। आज जो हमने जिस टॉपिक को रिवाइज करना है वो हमारा है टेस्ट जनरेशन टेक्निक्स। रिपोर्ट के लिए यूज होते हैं। हमने 4 टेक्निक्स देखनी है आज। पहले इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाने से पहले हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिकली वो क्या होते हैं। हमारे पास जब भी कोई हम मॉडल को कुछ एक सेंटेंस देते हैं और हम उसके बाद उसे कहते हैं कि वो नेक्स्ट वर्ड प्रोड्यूस करे, तो वो बेसिकली कुछ स्ट्रेटेजीज यूज करता है। 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि फर्स्ट होती है वो ब्रीडिंग सैम्पलिंग भी हम उसे कहते हैं, विधि सर्च की या फिर विधि डिकोडिंग। उसमें क्या करता है आपका मॉडल, जो आपके मॉडल के पास जितने भी पॉसिबिलिटीज होती है नेक्स्ट वर्ड को उठाने के लिए, उसमें से जो सबसे जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है उसको पिक कर लेता है और सेंटेंस के साथ कंबाइन कर लेता है। ये होती तो बहुत फास्ट है, क्योंकि जब उसे एक ही वर्ड उठाना है, 5 में से पिक करना है, तो वो कर लेगा। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है, हम डायग्राम्स में देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। अगर हम इस पिक्चर को देखें, अगर हमारे पास मॉडल ने एक वर्ड उठाना है, जैसे द नाइस के बाद उससे नेक्स्ट दा है, उसके बाद उसने नेक्स्ट वर्ड उठाना है, उससे या तो डाग उठाना है या नाइस या कार। लेकिन यहाँ पे क्या मसला है, नाइस की प्रोबेबिलिटी जो इस वक्त है 0.5 सबसे हाईएस्ट है, वो इस वर्ड को दा के साथ पिक कर लेगा। डाग की 0.4 है। काइंडली स्क्रीन पे एनोटेट मत कीजिए। और जो कार की है वो 0.1 है, वो इस वर्ड को उठा लेगा। उसको तो जस्ट एक वर्ड उठाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत फास्ट है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इस वर्ड के बिहाइंड पे जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है, 0.9। इसको वो मिस कर देगा। और नाइस के बाद अगर हम इन वर्ड्स की देखें, किसी की भी इतनी हाईएस्ट नहीं है जितनी हैज की है इसके बाद। अगर वो इस वर्ड को उठाए, लेकिन वो इस वर्ड को पिक नहीं करा, तो एक वर्ड के बिहाइंड पे जो हाईएस्ट अकरेंस होती है वर्ड्स की, अ, वो मॉडल पिक नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से ये एक हमारा एक प्रॉब्लम है इस मॉडल के साथ। तो इसकी वजह से फिर हम एक नेक्स्ट अप्रोच की तरफ मूव करते हैं। वो अप्रोच क्या होती है, वो इस चीज को प्रॉब्लम को कंसिडर करता है। और एक प्रॉब्लम ये भी इस रीडिंग सर्च के साथ जो आती है कि हमारे पास कुछ रेपिटेशन होने लग जाती है टास्क टेक्स्ट के जो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो हम इसको कोड में देखेंगे कि वो कैसे रिपीट हो रहा होगा। इम्प्लीमेंटेशन में जब आएंगे हम नेक्स्ट अप्रोच को देते हैं। बीएम सर्च क्या करती है, फिर हम ये करते हैं कि हम मल्टीपल नेक्स्ट वर्ड्स उठा लेते हैं जितने हमारे पास बीम होता है। बीम हम नंबर ऑफ वर्ड्स बता देते हैं कि उसने कितने नेक्स्ट वर्ड्स उठाने हैं। इससे ये होता है कि जब हम एक हाईएस्ट वर्ड की प्रोबेबिलिटी मिस कर रहे थे एक वर्ड के बिहाइंड पे, तो वो पिक हो जाती है। ये हम बीम हम खुद डिफाइन करते हैं। लेकिन ये कभी भी एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली रीडिंग डिकोडिंग में जस्ट एक वर्ड होता है, ये हमेशा एक से ज्यादा होगी। तो हम जितने भी बीम्स देंगे ये उतने वर्ड्स को पिक कर लेगा और उनको मल्टीप्लाई करेगा और उनकी प्रोबेबिलिटीज को जिसकी सबसे ज्यादा आएगी उसको पिक कर लेगा। लेकिन जब वो इतने वर्ड्स को उठा रहा है और उनको मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो ये हमारे पास कुछ ज्यादा टाइम लगता है। और इसलिए हम कहते हैं ये जो कंप्यूटेशनल जीना हमारे पास एक्सपेंसिव होता है। लेकिन स्टिल इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इसमें भी हमारे पास टेक्स्ट की रेपिटेशन हो रही होती है। अगर हम इसी की तरफ मूव करते हैं, अगर हम इनको प्रोडक्ट करके सोल्व करते हैं, जैसे हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, इन दोनों की जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 0.4 और 0.9 का प्रोडक्ट आएगा वो 0.36 आएगा ना। इसके पास हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्ट आएगा वो 0.36 आएगा। और हम अगर नेक्स्ट वर्ड्स को उठाएं, द नाइस के साथ एक एक वर्ड उठाते हैं। लेट्स सपोज हमने हाउस ले लिया या वुमेन ले लिया। अगर हम वुमेन की नहीं, तो 0.4 और 0.5 का जो ओवरऑल प्रोडक्ट आता है वो 0.2 आता है। तो इस केस में जो मॉडल होगा वो हमारे इस वर्ड को पिक करेगा, द डार्क हैज, क्योंकि इसकी जो कम्युलेटिव प्रोडक्ट है ओवरऑल जो इसकी प्रोबेबिलिटीज है वो हाईएस्ट आ रही है 0.36।
इससे ये होता है कि जो हम एक वर्ड के बिहाइंड पे वर्ड को मिस करे थे वो नहीं होता, तो इसको वो नहीं पिक करेगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने ये बीम सर्च यूज की। लेकिन स्टिल इसके साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि वही ये भी टेक्स्ट को रेपिटेशन कर रहा था। फिर हम एक नेक्स्ट अप्रोच की तरफ मूव किए। हमने क्या किया, टॉप केसेस में ये क्या करते हैं, ये क्या करता है, एक नंबर ऑफ हम वर्ड्स को बता देते हैं कि उसने कितने वर्ड्स उठाने हैं। जितने के वर्ड्स उठाएगा, फॉर एग्जांपल मॉडल के पास कोई 100 टोकन्स पड़े हुए हैं और वो जिसके हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज है वो उसके पास है, तो हम जितना के डिफाइन करेंगे वो उतने वर्ड्स उसमें से उठा लेगा जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटीज होंगी। ये इसमें क्या आता है, इसके पास आपकी डाइवर्सिटी आ जाती है, मीन्स इसमें थोड़ा सी आपकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा नहीं आती जो हम पिछली दो अप्रोचेस के साथ डील कर रहे थे, इसमें कम हो जाता है। लेकिन इसकी एक चीज हमें ऐसा देखनी होती है, हमारे पास। वालेकुम मैम, अस्सलाम। एक्चुअली ना चैट में कुछ क्यूरीज आ रही हैं, तो काइंडली आप एक बार उनको गो थ्रू करें। बिकॉज सम पीपल आर सेइंग कि आपकी स्पीड काफी ज्यादा है, और कुछ कह रहे हैं कि आप काइंडली जो प्रीवियस क्लास में हमारा जो हमने कवर किया जो इन्फॉर्मेशन, उसका थोड़ा रेफरेंस दे दें। तो अच्छा, क्या मैं दोबारा से सब रिपीट करूं? यस मैम, एक दफा दोबारा से रिपीट कर। यस प्लीज। ठीक है, इसमें हमने 4 टेक्निक्स देखनी थी जो टेस्ट या कोड जनरेशन में यूज होते हैं, और हम देखेंगे कि हर एक की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि हम मैं नेक्स्ट की मेरा एक तरफ। से सवाल है एक यहाँ पे। जी सर। ये जो हम ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो ये यानी किसके आगे का, यानी कौन से वाला वो है ये स्टेप? मींस अब हमने कल ट्रांसफॉर्मर्स पर पढ़ा, स्टेमिंग और वो सब पढ़ा, तो ये उसके आगे कौन सा स्टेप है ये उसका? वो तो जस्ट आपके था कि इनपुट आपकी क्या प्रोसेस हो रही होती है, फिर आउटपुट डिफरेंट होती है, जैसे एम्बेडिंग में कन्वर्ट होती है। इनपुट के बाद जब मॉडल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा होता है तो हम सलाम देखते अलैकुम। होते आपने वो वीकली अटेंड की जो सैटरडे संडे। हैं। सर आपकी वॉइस मेरी से क्लियर नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्चुअली मैडम, जिन्होंने मॉड्यूल 1 और 2 रिव्यू नहीं किया, तो इसलिए इनके सारे क्वेश्चन वो प्रीवियस जो मॉड्यूल 1 और 2 के बारे में हैं। आप कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है, मैं इस स्टेप्स को एक दफा रिवाइज कर देती हूँ, लेकिन अगर किसी को मॉड्यूल 1 और 2 से है उनके साथ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। मैं इसको एक दफा दोबारा चारों स्टेप्स को रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, जब इनपुट हो जाएगी तो मॉडल ने रिस्पॉन्स जनरेट करना है आपके पास ना, जो आपने उसको क्यूरी दिया, उसके बाद नेक्स्ट उसने वर्ड्स कुछ प्रेडिक्शन कर लिया, तो कौन सी टेक्निक्स हमें यूज करनी है, 4 डिफरेंट है। हम देखेंगे कौन सी टेक्निक्स को हम यूज कर रहे थे और उसका क्या ड्रॉबैक था कि हम नेक्स्ट की तरफ मूव हुए। पहली जो मैंने बताई ग्रेडी सैम्पलिंग होती है। आप इसके 5 वर्ड्स हैं, उसमें से वो उठा लेगा जिसकी हाईएस्ट अकरेंस है उसके आने की, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। लेकिन हमने इसकी एक प्रॉब्लम देखी, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये 3 वर्ड्स हैं, द डॉग, नाइस, कार। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। बेसिकली ये जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो ये टेक्निक्स कोई ना कोई मॉडल यूज करता होगा। तो बेसिकली अभी हम मॉडल्स को नहीं, अभी हम टेक्निक्स को देख रहे हैं। ये टेक्स्ट जनरेशन या कोड जनरेशन हो रहा होता है जब जी मॉडल नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहा होता है ना, एक सेंटेंस के जी बाद। फॉर एग्जांपल आपने उसे एक सेंटेंस दिया और आपने कहा इसके नेक्स्ट इसका बाकी टेक्स्ट जी, जनरेट करके दो प्रेडिक्ट करें। या जी, हाँ, तो तो उसमें वो मेरा कौन सी क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे ग्रीडी हो गया, के वाला हो गया। तो बेसिकली अब हम टेक्निक्स को देख रहे हैं, बाद में हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल कौन से टेक्निक को यूज करता है, ऐसे। हम एक एज अ सैंपल करने के लिए मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगी, एक मॉडल को यूज करूंगी और चारों टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करूंगी, उसका कोड का आपको डेमो दूंगी इसके बाद। ठीक। मिस मेजर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? जो जिस तरह ट्रांसफार्मर एक टेक्निक का नाम है ना? नहीं नहीं, हम ये आज चारों देखेंगे, स्लाइड आपको शो हो रही है, चारों हैं। अच्छा, और ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, अगर ये टेक्निक्स अगर अभी हम देखने जा रहे हैं तो? ट्रांसफार्मर के पीछे डिटेल से डिस्कशन हुई है, कल भी उस पे लेक्चर था, आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर उस पे देने लगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, आज का लेक्चर रह जाएगा। हम इसको एक नहीं, दफा मैं देखते हैं। सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, ये टेक्निक से डिफरेंट चीज़ है ट्रांसफार्मर?
यस, टेक्निक से डिफरेंट है। ट्रांसफॉर्मर एक आर्किटेक्चर है जो हम जनरेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे टेक्स्ट को जनरेट करना या इमेज को जनरेट करना। ठीक है, ठीक है, ओके जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, रीडिंग सेमिंग हम टेक्निक देख रहे थे। हम एक दफा कवर कर लेते हैं, उसके बाद पार्टिशन कर लिए, आप क्वेश्चन कीजिएगा। हम रीडिंग सेटलिंग की टेक्निक देख रहे थे, उसमें ये होता है कि मॉडल ने एक वर्ड उठाना होता है जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है मल्टीपल वर्ड्स में से। और अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो मॉडल के पास दा के बाद 3 वर्ड्स की पॉसिबिलिटीज है। एक डॉग है, एक नाइस है, एक कार है। इसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है वो नाइस की है 0.5। वो इसको भी नहीं लेगा और इसको भी नहीं लेगा, ये तो उसने पिक कर लिया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये आएगी कि देखिए, इसने इस वर्ड को पिक तो नहीं किया, लेकिन जो इससे नेक्स्ट वर्ड था उसकी प्रोबेबिलिटी जो थी वो 0.9 थी, काफी ज्यादा थी। इसको एक वर्ड के बिहाइंड पे जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इग्नोर हो जाती है इस केस में। तो इस वजह से इसका एक प्रॉब्लम थी इस टेक्निक के साथ। फिर इसी वजह से हम बीम सर्च की तरफ मूव करते हैं, टेक्निक को यूज करते हैं। उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो सबको मल्टीपल वर्ड्स देख के उनको प्रोडक्ट फाइंड कर रहा होता है। और दूसरा ये बात है, रेपिटेशन टेक्स्ट की हो रही होती है। कुछ टाइम के बाद आपका जो मॉडल होता है उस टेक्स्ट को रिपीट करना शुरू हो जाता है जनरेट करते हुए। तो फिर हम इसके बाद किसकी वजह से किस टेक्निक की तरफ मूव हुए, हम बीम सर्च की तरफ मूव हो गए। बीम सर्च क्या कहती है, वो एक वर्ड नहीं उठाती, जितने हमने बीम डिफाइन किया होता है, अगर हमने 2 डिफाइन किए हैं तो नेक्स्ट 2 वर्ड्स उठाएगी और उनकी प्रोबेबिलिटी को क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी हाईएस्ट आएगी उसको ले लेगी। जैसे अगर हम इसके देखें 0.4 और 0.9 की जो ओवरऑल आती है कम्युनिटी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इनका जो आंसर आता है वो 0.36 आता है। हमने बीम्स 2 डिफाइन किए हैं, बीम्स हम जितने देंगे उससे नेक्स्ट वर्ड उठाएगा। और नाइस और अगर हम वुमेन की दें तो 0.4 इंटू 0.5 क्या आता है, 0.2 आ जाता है। इसमें क्या होता है, अब वो क्या करेगी, अब मॉडल बीम सर्च में इस वर्ड को उठाएगी, डार्क वाले को, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन के बाद वो ज्यादा आ रही है। इससे ये होता है कि हमारी जो ग्रीडी डिकोडिंग में ये चीज मिस हो रही थी, ये वाला वर्ड, एक वर्ड के बिहाइंड पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का वर्ड पड़ा हुआ था, वो नहीं होता। इसलिए हम बीम्स अप्रोच को यूज कर लेते हैं, हम अपने बीम्स को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन हम वन नहीं करते, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्योंकि वन से ग्रीडिंग में वन वर्ड उठा रहा होता है। बेसिकली आपने बताने कि उसने नेक्स्ट कितने वर्ड्स की ना ओवरऑल प्रोबेबिलिटी देखनी है। लेकिन इसमें भी स्टिल आपको पता है, जब इतनी ज्यादा नेक्स्ट वर्ड को अगर बीम 50 आगे नेक्स्ट 50 वर्ड की मल्टीप्लिकेशन करेगा, उनको कैलकुलेट करेगा, ये कंप्यूटेशनली मतलब काफी एक्सपेंसिव होता है। और इसमें भी स्टिल टेक्स्ट की डेफिनेशन आती है। फिर हम ना एक नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अप्रोच की तरफ, वो टॉप केस सैम्पलिंग है। वो क्या होती है, अगर मॉडल के पास फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ड्स पड़े हुए हैं, उनमें से हमने जितना के दिया है ना, वो हाईएस्ट इनकी प्रोबेबिलिटी होगी, वो उनको उठा देगा। इससे क्या होता है, आपकी रेपुटेशन भी कम हो जाती है। और लेकिन इसमें आपने ऑप्टिमल के क्या होगा, ये आपको ये एक होता है कि हम क्या डिफाइन करें कि हमारा बेस्ट के होगा, 5 होगा, 10 होगा, ये हमने देखना होता है। अगर हम इसको इस अप्रोच के अंदर देखें, टोकन पड़े हुए थे वो टोटल 5 थे, हमने के डिफाइन किया, 3 किया, और जो हाईएस्ट स्कोर जिसका हाईएस्ट होता है वो ऑर्डर में हो रहे होते हैं। तो हमने के 3 डिफाइन किया, तो फर्स्ट 3 जो होंगे ना, जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो उठा देगा, जैसे 0.4, 0.25, 0.17, इन बाकी 2 को नहीं लेगा। तो बेसिकली इससे ये होता है कि इतने हाईएस्ट को उठा लेता है। इसमें इस अप्रोच में ये होता है कि आपकी जो रेपिटेशन होती है वो कम हो जाती है। लेकिन स्टिल भी थोड़ा सा ना आप देखेंगे आगे जाके ना कि हमारे मॉडल में ना थोड़ा सा ऑफ टॉपिक स्टिल जा रहा होता है इन सब अप्रोचेस के दरमियान। फिर हम ना एक नेक्स्ट अप्रोच यूज करते हैं, टॉप पी समथिंग। ये क्या करती है, नेक्स्ट कितने वर्ड्स उठाने हैं इसको हम देखते हैं, जिनका अगर सम उनकी प्रोबेबिलिटी का करें, जिनका हाई, और पी हमने एक पी डिफाइन करना होता है। इसमें पी क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक थ्रेशोल्ड, जैसे हम मशीन में कहते हैं एक कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। जैसे आप ना, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप
का आप स्कूल में तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 60 है। अगर आप 60 से अबव स्कोर लोगे तो आप नेक्स्ट क्लास में मूव करोगे, वरना नहीं। तो सेम सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास हम पी डिफाइन कर देते हैं कि 0 से 1 के दरमियान प्रोबेबिलिटी होती है। हमने लेट्स सपोज 0.9 की 0.9 डिफाइन कर दिया। तो जो सेट ऑफ वर्ड्स उठाएगा उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेगा। अगर वो इस पी से ग्रेटर हुआ तो तब उनको कंसीडर करेगा, और वो वर्ड्स कम से कम होने चाहिए। जैसे हम किसी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर देखते हैं ये वाली। अब लेट्स सपोज हमने पी डिफाइन किया था 0.6, हमने पी डिफाइन किया। अब हमारा जो पी की वैल्यू है वो 0.6 है। हमने इन दोनों का सम करना है 0.4 और 0.25। तो इसका सम क्या आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा। उनकी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ये सॉरी ये 0.65 आएगा। जीरो पॉइंट सिक्स फाइव आएगा। अब ये 6.5 आया और ये 60 से ग्रेटर देन, ये क्या करेगा, इन दो वर्ड्स को उठा लेगा। तो बेसिकली हम इस अप्रोच के अंदर अपना एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर होते हैं। अगर कुछ वर्ड्स का सम उससे ग्रेटर हो जाए तो हम तब चूज करेंगे। लेकिन इसमें ये भी होता है, जैसे आप 4 वर्ड्स आप उठा रहे हो, उनका सम भी 60 से बड़ा आ रहा है, और 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका 50-50 प्रोबेबिलिटी स्कोर है, तो हम स्मॉलेस्ट वर्ड को कंसीडर करेंगे। स्मॉलेस्ट वर्ड्स को हम पिक करें और हमारा थ्रेशोल्ड डिफाइन हो जाए। ये मोर फ्लेक्सिबल है टॉप की से, और इसके पास अब बेटर कोहेरेंस आती है। हमने देखा था कुछ ना कि हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम देखेंगे कुछ हमारा मॉडल ना कुछ टॉपिक में थोड़ा सा ऑफ जा रहा होगा। तो इसमें हम फोर्थ अप्रोच में देखेंगे वो काफी ना जो आंसर जनरेट कर रहा होगा वो काफी हमारे टॉपिक के रेलेवेंट रह रहा होगा, वो कुछ डाइवर्सिटी को भी मेंटेन कर रहा होगा। अगर हम कोड की तरफ मूव करें इसी के, तो हमने ना इस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम पहले ग्रीडी सर्च को देखते हैं। कुछ हम एक टॉर्च लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। एक ट्रांसफॉर्मर की लाइब्रेरी से हमने 2 चीजें इंपोर्ट करनी है, एक GP2 टोकनाइजर और एक GP2 मॉडल करना है। ये क्यों करना है ये हम आगे देखते हैं। जो टोकनाइजर होगा वो आप इनपुट को जो आपने अपने पिछले 4 डेज के अंदर काफी डीपली डिस्कस किया है कि टोकनाइजेशन में क्या होता है। आपकी वर्ड्स की चंक्स, एक एक वर्ड एज अ टोकन होता है। ये डिपेंड करता है आपने स्पेस के बेस पर किया या किसकी बेस पर। और हमने प्री ट्रेन जो मॉडल यूज करें, GPT2 यूज करें, वो क्या करेगा, आपकी ना टोकनाइजर हमने इनिशियलाइज कर दिया कि GPT2 के अंदर ये वाला टोकनाइजर उसने करना है, ये आपकी इनपुट को टोकनाइजेशन में कन्वर्ट करेगा। और ये जो मॉडल है GB2 LM हेड मॉडल, ये क्या करेगा, इसमें GB2 हमने पास किया और ये मॉडल आपका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेट्स सपोज हमने ना इनपुट टेक्स्ट दिया है, दिस इज अडोब जेन AI कोर्स, और हम चाहते हैं कि इस मॉडल इससे नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट जनरेट करे इस सेंटेंस के बाद। तो हमने आईडीज बनानी हमने बहुत डीपली पीछे काफी डिस्कशन हुई कि आपके पास वेक्टर में डाटा कन्वर्ट होता है। तो जब हम इसको इनपुट देंगे, ये वाली हमारी इनपुट है, ये जस्ट मैंने स्ट्रिंग में स्टोर करवाया हुआ है, और ये इनपुट पास करूंगी, ये इसको इंपोर्ट करेगा, ना सिर्फ टोकन बनाएगा बल्कि इसकी प्री प्रोसेसिंग कर देगा, जो हमने पिछले दिन में डिस्कस की थी कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मींस को वेक्टर बनाएगा। और रिटर्न टेंसर PT मींस ये पाई टॉर्च का टेंसर मींस उस न्यूमेरिकल एम्बेडिंग में आउटपुट रिटर्न कर होगा, आउटपुट किस फॉर्म में आएगी। तो ये आईडीज बन जाएंगी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो मॉडल के अंदर अपना मॉडल पीछे इनिशियलाइज करवाया था उसको हम यूज करेंगे मॉडल को, और क्या करेगा वो जनरेट का फंक्शन यूज करेंगे, उसमें अपनी आईडीज जो हमारा एम्बेडिंग बनी हुई है उसको पास करेंगे, और हम मैक्सिमम लेंथ देंगे, कितने लेंथ हमारे पास आंसर जनरेट होना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी आउटपुट आएगी। अच्छा, हम सैम्पलिंग की टेक्निक नहीं परफॉर्म करें, हम ग्रीडी अप्रोच यूज करें, तो इसमें हमें सैम्पलिंग पास करनी पड़ती है। जब हम टॉप की सैम्पलिंग और टॉप की सैम्पलिंग करेंगे तो उसमें हमें ये 2 करना होता है। तो हमने ये करना है, ये आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी मॉडल, लेकिन हमने देखा था कि जो मॉडल आउटपुट कर रहा होता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म नहीं होती, उसके हमें डिकोड करना पड़ता है वापस उस वेक्टर से, हमें इंग्लिश टेक्स्ट में लेके आना होता है। तो हम डिकोड का फंक्शन यूज करेंगे, ये जो आउटपुट जनरेट हुई है इसको पास करेंगे। और स्किप स्पेशल टोकन्स क्या करेगा, बेसिकली ना जो मॉडल प्रोड्यूस कर रहा होगा ना आउटपुट, तो वो हर सेंटेंस के एंड पे ना एक जब खत्म होता है उसको कहता है एक टोकन कुछ
प्रिंट मीन्स डिफाइन करता है, तो हम कहते हैं वो स्किप कर दे जो उसने बनाया है, और प्रिंट ये हमारे पास डिकोड करने के बाद प्रिंट कर दे। तो देखिए हमने ये वाली सेंटेंस दिया था जिसने आगे नेक्स्ट जनरेशन के, आई एम नॉट श्योर इट इज गुड आइडिया टू टीच इट टू यू बट आई एम श्योर इट इज गुड आइडिया टू टीच इट टू योर किड्स, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी। अच्छा, सर्टन केस के बाद अगर हम देखते हैं, अगर हमने इसको थोड़ा सा ज्यादा टोकन दे देते, अभी हमने 50 दिए थे, अब देखेंगे ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, ये कुछ और बात कर रहा है, एक्चुअली इसको इससे रेलेवेंट ज्यादा बात करनी चाहिए। और अभी हम अगर इस टोकन की लेंथ हमने 50 दी थी, अगर हम 100 करते हैं और इसको रन करते हैं, आप देखेंगे इस टेक्स्ट ने रेपिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल बिट सरप्राइज, आई एम श्योर। तो ये स्टाइल जो हमने अभी देखा था कि हमारे पास टेक्स्ट की रेपिटेशन होने लग जाती है, तो हम अब क्या करेंगे कि हम ना बीम अप्रोच यूज करते हैं। हमने इसे कहा कि मैंने नंबर ऑफ बीम्स 5 डिफाइन कर दी, और हम इसमें देखेंगे ये वही है, डिकोड करेगा, इनपुट जनरेट मॉडल को देंगे, टोकन की लेंथ डिफाइन करेंगे, बीम्स देंगे, इसमें यहाँ कुछ नहीं हो। अगर हम यहाँ पे देखें, it is not for the faint of heart, it is for those who want to learn how to put but don't know how to put, it is for those, इसमें स्टिल रेपिटेशन हो रही है, और स्टिल अभी तक कि हमारा मॉडल टेक्स्ट को रिपीट करना स्टार्ट हो गया है। फिर हम इसकी वजह से हम एक नेक्स्ट अप्रोच की तरफ मूव करेंगे, और वो क्या है, टॉप केस सिंपलिंग। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक चीज देखते हैं कि इसमें ना थोड़ा सा रेपिटेशन कम होगी काफी ज्यादा। अब हम आउट मॉडल वही होगा, वही मॉडल हम जीपीटी यूज करें, हम मैक्सिमम लेंथ है, सेम पैरामीटर्स हैं, लेकिन हम इसमें जो टॉप के करना चाहते हैं वो हम डिफाइन कर देंगे। हमने टॉप के की वैल्यू इस टाइम 50 डिफाइन किया, उसमें हमने बीम डिफाइन की थी, इसमें हम के की वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इसको रन करते हैं, आप देखिएगा दिस इज द डॉक एज विद अ फ्यू ऑब्जर्वेशन इंट्रोडक्शन टू एआई एंड कंप्यूटर साइंस, द होल कोर्स इज रियली फुल ऑफ एक्सेप्ट यू माइट नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी कोर्स एट दिस एज, दिस इज अ कोर्स अबाउट। देखिए अब थोड़ा सा काफी हमारे टॉपिक के पास आ रहे, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था वो टीच और किड्स की बात कर रहा था, फिर हमने देखा थोड़ा सा कोड के बाद, अब हम देखिए थोड़ा सा हमारा ना कुछ काफी बेहतर हो गया, और अब बहुत ज्यादा ऑफ टॉपिक नहीं जा रहा है। लेकिन जब हम नेक्स्ट अप्रोच चूज करेंगे, इसमें हमने जस्ट पी डिफाइन करना है। यहाँ मैंने बताया अगर 92 से ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी आए, स्कोर आए सम, तो तब उसको एज अ थ्रेशोल्ड डिफाइन किया, जो हमने पी की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, बाकी सेम ही रहेगा। हम इन दोनों केस में सैम्पलिंग थ्रू करेंगे, क्योंकि हम सैम्पलिंग का अप्रोच यूज करेंगे। देखिए अब उसने दिस इज द Gen AI course I did, which was there but still not my best course I have ever done. My only experience is this year has been in the lab at CTO and senior vice president। हम देखते हैं काफी उससे रेलेवेंट डिस्कस करें, और रेपिटेशन भी आप देखिए कम इसमें नहीं हो रही। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती है, किस डिफरेंट टेक्निक जो हम एक के बाद एक यूज करते हैं, उससे ये होता है कि हमारे पास ना टेक्स्ट रेपिटेशन देखिए हमने पहली अप्रोच में कितनी ज्यादा हो रही थी, फिर सेकंड में हमने देखा, अब देखिए इसमें कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है और ऑफ टॉपिक में नहीं जा रहा। ये कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ Excuse me, miss. टेक्निक। Sorry, I'm cutting you, miss. हम ये उस प्रोसीजर हम जनरेटिव एआई के मेकिंग में हम उस प्रोसेस यानी उस स्टेप पर हैं मिस, राइट? जब हम उसे कोई इनपुट देते हैं या कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो उसके मुताबिक जो है आउटपुट हमें देता है, या यानी कि हमें रिस्पॉन्स देता है, राइट? हम उस स्टेज पर हैं जब हम इनिशियली उसको ट्रेन कर रहे हैं कि कोई इनपुट का वो किस तरह से हमें देगा, राइट? हम ट्रेन नहीं करें, बस हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा मॉडल है वो कैसे आउटपुट हमें जनरेट करके दे रहा है। हम उसे जैसे टेक्स्ट दे रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे नेक्स्ट वर्ड जनरेट करो। बिल्कुल, जी ओके, मैडम, बिल्कुल। बेसिकली वैसे हम यही कर रहे हैं ना, जो हम इनपुट दे रहे हैं तो वो टोकनाइजेशन भी साथ ही कर रहा है, फिर उसके बाद जो उसका प्रोसेस है एम्बेडिंग का, जैसे हम इनकोडिंग भी कह सकते हैं, फिर उसके बाद बिल्कुल बेसिकली वो जब टोकन्स बना के और जब उसको वो कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करके फिर उसको जो आउटपुट देता है यानी कि डीकोड करता है, फिर वो वाले स्टेप्स हम कर रहे हैं ना, इसमें हमने यही किया, बिल्कुल इनकोड भी नहीं किया। नहीं जी,
मिस मैं वही कंफर्म कर रही थी कि हम अब जनरेटिव एआई के कोर्स में उसमें उस स्टेप पे दाखिल हो चुके हैं जब हम उसे कोई भी आई मीन उसके कंटेंट को जनरेट करने के लिए हम कुछ इनपुट देते हैं, राइट? उसका कुछ आई मीन उसके जो उसकी आई मीन प्रिपरेशन शुरू हो गई है। जी हाँ, वो उस आउटपुट पर जनरेट करे। हम एक चीज देख लेते हैं, जैसे ये प्री प्रोसेसिंग तो आपने मॉडल को जब भी देना, प्री प्रोसेसिंग तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो टोकनाइजेशन जो काम है ये ना सिर्फ उसको टोकन में कन्वर्ट करे, बल्कि उसकी प्री प्रोसेसिंग भी करके ना, ये देखिए इनकोड करके ना उसको वेक्टर्स में बना देगा, जो हमने पिछले दिनों पढ़ा है। अगर मैं उसको प्रिंट करवाऊँ इनपुट आईडीज को, तो आप देखिएगा कि वो उसने उसको वेक्टर के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर दिया Just है। miss, no, miss, I'm just confirming myself कि as a non-technical person, this is really great for me to see the generating the response by generative AI. तो उससे रिस्पॉन्स को जनरेट करना और करवाना ये एक अलग एक वो है मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, तो वो उसके लिए मैं कंफर्म कर रही थी. That's really great for me and the people who are non-technical like me. So thank you Yes. so much. This is really great. Thank you. One question. जो जी आपने अभी ये सारी बताई है, टॉप के सैम्पलिंग हो गई हमारे पास, ग्रीडी सैम्पलिंग है, उसके बाद टॉप पी है और हमारे पास बीम है। तो जो अभी हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं कि जो जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, जो इसमें हमारे पास ये टॉप के यूज हो रही है, टॉप पी यूज करता है, ये हमारे पास ये दो मॉडल्स जो है। आप कहना चाह रहे हैं कि जेमिनी टॉप के और टॉप पी यूज करता है? आप बताना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्वेश्चन हमारा ये है भाई, जो हमारे पास ये दो मॉडल्स हैं जो बड़े अभी हमारे लाइफ में हमें बहुत ज्यादा जिन्होंने अफेक्ट किया, जैसे जेमिनी एंड चैट जीपीटी है, तो इनमें हमारे पास टॉप पी यूज हो रही है, टॉप के यूज होती है? ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप अपना मॉडल डेवलप कर रहे हो तो आप इधर डिफाइन कर सकते हो कि आपने कौन सी यूज करनी है, जैसे हमने यहाँ पे की है। लेकिन मुझे उनका कंफर्म नहीं है वो कौन सी इस टाइम यूज करें। अगर किसी और को आइडिया है तो वो ऐड कर सकते हैं। मिस अभी आपने कोई इंपोर्ट किया है यहाँ पर? अब GPT-2 अभी आप आई मीन इनिशियल स्टेज पे आप कुछ कह रही थी ऊपर, हाँ ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो आपने कुछ GPT-2 आपने कुछ इंपोर्ट किया है, कुछ लाइब्रेरी कुछ इस तरह, दैट्स व्हाई ये कोड रन हो रहा है आई मीन। और ये जी हाँ, इंपोर्ट टॉर्च जी जी हमने इंपोर्ट किया है। वो एक मॉडल है और एक टोकनाइजेशन में कन्वर्ट करेगा। हमने दो और यूज किए। और मिस ये इंपोर्ट टॉर्च मींस पाई टॉर्च का आपने? इसको आप छोड़िए, वैसे इसका यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। ओके ओके इसका बगैर रन हो गया। मैम यहाँ पे वेक्टर्स देख सकते हैं हम, आप डिस्प्ले करवा सकती हैं वेक्टर फॉर्म में ये जो आप प्रिंट करवा रही हैं? ये मैंने करवा दी, वेक्टर बन चुके हैं, आप देख सकते हैं इनपुट आईडीज। नजर आ रहा है आउटपुट, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई। लेकिन मैम हर जो वर्ड है उसके अगेंस्ट तो मतलब डाटा सेट का जो वेक्टर है वो काफी बड़ा नहीं होना चाहिए? ये तो सिर्फ एक लाइन है जिसमें आपके पास कुछ बड़ी लिमिटेड सी आ रही हैं, जबकि वेक्टर्स तो बताया गया था काफी ज्यादा होते हैं, वो वेट्स होते हैं, वेट फैक्टर्स होते हैं जो हर वर्ड के अगेंस्ट जनरेट किए जाते हैं। यहाँ पे टोटल 7 वर्ड्स हैं, तो उसने हर वर्ड्स के गेट एक न्यूमेरिकल उसे रिकॉर्डिंग साइन किया। टोटल ये 7 है, हाँ, और ये 7 ही वर्ड है हमारे टेक्स्ट के अंदर। नो मैम, आई थिंक वो टोकन एम्बेडिंग्स की बात कर रहा है। जब आप एम्बेडिंग्स वेक्टर्स बनाते हैं ना, टोकन से वेक्टर्स, वो उन वेक्टर्स की बात कर रहे क्या कहा है? वो तो सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? आप अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दूं। जी मैम, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तो पहले शायद वो उज़मा थी या मैडम, उनका मुझे नाम नहीं याद। मैं उनको एक तो रिकमेंड करूंगी कि वो स्लाइड्स दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करें। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो जैसे टेक्स्ट जनरेशन टेक्निक्स की ये जो पूरा मैडम ने आपको कोड दिखाया है,
बेसिकली ये सारे वो स्टेप्स फॉलो कर रहा है जो कि एक जनरेटिव एआई, और जो हम सेकंड या थर्ड स्लाइड थी जिसमें हम देख रहे थे कि वो पहले टोकनाइजेशन करेगा, फिर जो है वो उसकी प्री प्रोसेसिंग के बाद एम्बेडिंग क्रिएट करेगा, और फिर इनकोडिंग करेगा, एंड एट द एंड कैसे डिकोडिंग करेगा, और फिर हमें रिस्पॉन्स शो करेगा। वो जो पूरा एक प्रोसेस था, वो जो डायग्राम थी, आप काइंडली एक तो उसको जरूर देखें ताकि आपको ये क्लियर हो। यहाँ पे जो मैडम ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है वो यहाँ जो है वो नीचे कहीं जाकर वो एक फंक्शन कॉल के थ्रू वो आपको दिखा रही है। जो बाकी सारे स्टेप्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इनपुट टेक्स्ट मैडम ने लिखा है और उसके बाद टोकनाइज डॉट इनकोड किया है, तो ये सारी जो है वो जनरेट किया हुआ है। ये फर्स्ट सेकंड स्टेप जो है इस पूरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, ये सेकंड स्टेप है। अब जब जो टेंसर जनरेट किया है फ्रॉम आर इनपुट, जिसमें हमारे पास 1 2 पहले वर्ड का दिस का बना है। बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड मॉडल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, सॉरी प्री ट्रेन्ड मॉडल हैं, तो वहां पर दिस के ऑलरेडी एक वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर डीबी बना हुआ है जहां पे दिस को एक पर्टिकुलर कोड असाइन किया हुआ है। उसी की बेस पे ये दिस को ये पर्टिकुलर कोड जो है वो असाइन हुआ है। अब इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स है कि ये 1 1 2 किस तरह डिफाइन हुआ है, या फिर 3 1 8 इसके अगेंस्ट कैसे डिफाइन हुआ है। तो ये इसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स है। फॉर द टाइमिंग हम उन टेक्निक्स को डिस्कस नहीं कर रहे। इनफैक्ट मैडम ने जब वो नीचे जहाँ पे वो फंक्शन कॉल में जहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास जो है कौन सी टेक्निक यूज करेंगे टेक्स्ट जनरेशन की, एट द एंड जब वो अपना आंसर डिलीवर कर रहा है, तो उस आंसर डिलीवर करने में उसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं वर्ड की। आप जस्ट इमेजिन, उसके पास बहुत बिलियंस बिलियंस ऑफ टोकन्स पड़े हुए हैं। हाउ द मॉडल विल सेलेक्ट द टोकन्स फ्रॉम बिलियंस ऑफ टोकन, तो वो उसकी टेक्निक मैडम एक्सप्लेन करना चाह रही है कि ये 4 टेक्निक्स हैं। यूजुअली कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि टेक्स्ट जनरेट करता है वो ये 4 टेक्निक्स की बेस पे करता है, जिसमें से एक जो है वो हमारे पास है ग्रीडी, और दूसरी है बीम, और टॉप के एंड टॉप पी। तो ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं। अब स्पेसिफिक मुझे भी नहीं पता कि ये GPT-2 कौन सी यूज कर रहा है, GPT-3 कौन सी यूज कर रहा है, बट ये 4 मेथड्स होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे टोकन है। उसके पास एक वेक्टर डीबी बना पड़ा हुआ है जहाँ पे वो फिर उसने डिफाइन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेस पे एट द एंड जनरेट करना है रिस्पॉन्स, तो फिर वो उसमें से सेलेक्ट करेगा। अभी कोई क्वेरी है तो अभी आप लोग पूछें। मैम क्या हम इस कोड को रन कर पाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि हमें जीपीटी में टोकन्स बाय करने पड़ते हैं। तो आई डोंट नो आपने जी हम टोकन्स बाय। इसको कर सकते हैं, ये मैडम भी अभी जैसे आपको करवाया है तो फ्री, ये मेरे ख्याल से ओपन सोर्स है GPT-2, तो हम लोग कर सकते हैं। मैडम ने भी किया हुआ है आपके सामने, हम कर सकते हैं। सो GPT-2 ओपन सोर्स है? जी ओके, थैंक यू। अच्छा मैडम, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि वो इस अकॉर्डिंग था। बेसिकली मैंने वो स्लाइड्स भी देखी, लेक्चर्स भी मैंने अटेंड किए हैं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, फर्दर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन था कि बेसिकली एक होता है प्री प्रोसेसिंग स्टेप, टोकनाइजेशन हो गई, लेमेटाइजेशन हो गई, स्टैमिंग हो गई, वो हमने चीजें डिस्कस की हैं। अभी ये जो टेक्निक्स हैं बेसिकली, ये टेक्निक हमारे पास ये तब अप्लाई होंगी ना, लाइक हम अपना टेक्स्ट दे रहे हैं, उस पर टोकनाइजेशन अप्लाई हो गई। टोकनाइजेशन अब जैसे प्री ट्रेंड के थ्रू हमने यहाँ पर किया है, मतलब उसके भी डिफरेंट हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, टोकनाइजेशन कैसे कैसे हो सकती है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अब जब हम एम्बेडिंग की बात करते हैं, जब वेक्टर्स आते हैं, उसके बाद हम जब एक न्यू वर्ड आगे प्रिडिक्ट करना है, बेसिकली ये उनकी टेक्निक्स है ना, लाइक जो मैडम ने के भी डिस्कस किया बिल्कुल, है या अप्रोच उन्हीं डिस्कस किया, उन्हीं तो मेरा टेक्निक्स की बेस पे ही जी वो GPT जो है वो सेलेक्ट कर रहा है नेक्स्ट, बहुत बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहा है। जी मेरा सिर्फ ये रिलेट करना था बेसिकली, ये ताकि मैं भी मजीद इसमें क्लियर हो जाऊं, और भी पार्टिसिपेंट्स जो इस बारे में कंफ्यूज होंगे जी कि कौन एग्जैक्टली सी मैम, लेयर पे ये वाला काम आ रहा है। तो एग्जैक्टली मैम ये ऐसे ही हो रहा है। सो जनरेशन होना शुरू हो गई है कि हर हर नेक्स्ट वर्ड कैसे जनरेट हो रहा है। वो जो जनरेशन है बेसिकली मैडम उसकी टेक्निक्स एग्जैक्टली उसकी बात बता कर रही रहे है हमें।
अच्छा, एग्जैक्टली और इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे अब किसी एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी जो है वो कौन से मॉडल पे काम करता है, या कौन सी टेक्निक, इनमें से कोई टेक्निक अप्लाई करता है या उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं? मैम उसके इसमें लिए आप मैं तो शेयर सिंपल कर सा, सकता हूँ। जी प्लीज, ओवर टू मैम मैम एक्चुअली जो अनीशा जो जीपीटी कि इसको लीड करी है। मैम एक्चुअली इसमें जीपीटी जो है वो बाइट पेयर इनकोडिंग यूज करता है, जो कि ग्रेडी एल्गोरिथम की यानी कि एक टाइप है, यानी कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं तो उस हिसाब से उनको वो सब वर्ड्स में टोकनाइज करते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जी पूछ हेलो। लीजिए। अच्छा मैम, मैंने एक चैट में एक पिक्चर शेयर की है, वो न्यूरल नेटवर्क की है, कंप्यूटर विजन बेस्ड की, कि उसमें एक डिजिट को उसने रिकॉग्नाइज करना है, तो लास्ट में उसके 0 से लेकर 9 तक आउटपुट न्यूरॉन्स की एक पूरी लेयर है। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया कंप्यूटर विजन में, एनएलपी में जब उसने टेक्स्ट जनरेट करना होता है, नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना होता है, तो उसके लास्ट में वो इतनी बिलियन न्यूरॉन्स की एक लास्ट में लेयर होती है, या एनएलपी में कोई और टेक्निक या किसी और तरीके का न्यूरल नेटवर्क होता है? मुझे शायद तो वॉइस नहीं क्लियर, थोड़ा सा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें अगर किसी और को मैम समझ आया। मैं बिल्कुल रिपीट करता हूँ मैम। मैम मैंने चैट में एक इमेज शेयर किया है, वो मैम शो हो रही है आपको? मुझे चेक करने दीजिए। जी हो रही है, ब्लैक एंड ग्रे टाइप। जी बिल्कुल, ब्लैक एंड ग्रे टाइप। वो एक्चुअली एक न्यूरल नेटवर्क की है। उसमें एक स्टार्टिंग में एक इमेज आता है और एंड पे उस इमेज के अंदर जो सा भी नंबर लिखा हुआ है वो प्रिडिक्ट हो जाता है 0 से लेकर 9 तक। मैम मैं ठीक है, आंसर करूँ इस क्वेश्चन का? जी कर दीजिए। ओके, जो आपने शेयर किया वो यस इमेज के लिए, लाइक इमेज को प्रेडिक्ट करता है, राइट? ये कॉन्वोल्यूशन जी न्यूरल बिल्कुल नेटवर्क कहते हैं। और जो बिल्कुल। टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, उसमें थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज होता है। रिकरेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बार बार एक न्यूरॉन को बैक ट्रैक करके वापस वो करते हैं, लाइक टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। तो आप इसको चेक करें ये कैसे काम करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक क्वेश्चन मैं है, ऐड मैं करना पूछ सकता चाहूंगा हूँ? इसके अंदर एक क्वेश्चन। जी पूछ लीजिए। जी, इसमें ना आपने जो ये पिक शेयर करी है ना, ये बेसिकली आपने MNIST डेटा सेट की ना, ये आप वर्किंग बता रहे थे, आपने वो CNN बेस्ड जो कि काम करता है, तो उसमें क्या होता है कि हम ना, हमारे पास इमेजेस होती हैं डिजिट्स की 0 to 9, तो वहाँ पे होता ये कि हम CNN को ना ये अपने डेटा देते हैं MNIST का, जो कि इन डिजिट्स पे बेस करता है 0 to 9। तो वो क्या करता है, वो न्यूरॉन्स की हेल्प के थ्रू, मतलब न्यूरॉन्स फिर वहाँ पे प्रोसेस हो के ना वो एक डिजिट को प्रिडिक्ट करती हैं। तो वो जो डिजिट की क्लासिफिकेशन होती है ना, वो 0 to 9 की क्लास के अंदर होती है। ये बेसिकली आपने जो आर्किटेक्चर जो दिया है ना, ये बेसिकली CNN का है। बेसिकली आर्किटेक्चर यही होता है ट्रांसफार्मर में, लेकिन ये डीप लर्निंग बेस पे ना, ये डीप लर्निंग का है एक्चुअल। जी, मैं अपना एक क्वेश्चन है मेरा कि मसलन जब हम ये पी वाला आपका लास्ट सैम्पलिंग टेक्निक थी, अगर आप उसको बार बार रन करेंगे तो जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपने जब पहले शीट लोड की थी ना, जब आप कर रहे थे, तो वो उस वक्त उसका आउटपुट और था, लेकिन जब आपने इसको रन किया तो वो आउटपुट चेंज हो गया। ये हर दफा मतलब आउटपुट चेंज होता रहेगा उसमें? पी वाला, जो पी वाली टेक्निक थी ना उसकी बात कर रहा था मैं, जो एंड वाली है, टॉप पी। टॉप के सिमलिंग की बात करें। हाँ, टॉप पी मैडम, टॉप पी सैम्पलिंग सबसे एंड वाली। इसमें अगर आप इसको दोबारा रन करेंगे तो जो नीचे आंसर आता है वो हर दफा चेंज होता जाएगा कि ये कांस्टेंट रहेगा? इसमें चेंज होता है। अच्छा, चेंज होता रहेगा, वो मसलन रैंडम करता जाएगा उसको फिर वो तरह से। जी, और स्टार्ट में, लेकिन फर्स्ट वाले में चेंज नहीं हो रहा था। हाँ फर्स्ट नहीं, मसलन वो बात आपकी ठीक है, मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आउटपुट फाइनल आंसर आया ना, मतलब पहले वो कुछ इस तरह था कि कोई मैनेजर उसके लेवल का था, अब आपने किया तो ये मैं कुछ और आंसर आ गया, अगली दफा मैं दोबारा रन करूंगा तो ये आंसर फिर कुछ और आ जाएगा। जी, यानी यू आंसर, जैसे हम कहते हैं ना 2 + 5, मैं उसको रन करूं तो वो 7 आएगा, वो फिक्स हो गया ना, लेकिन इसमें वो फिक्स्ड ही नहीं है,
वो रैंडम हर दफा एक नया आंसर जनरेट करता है? डाइवर्सिटी है जो हमने डिस्कस किया था। अच्छा, डाइवर्सिटी है, ठीक है। चलें, ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। सर एक्चुअली ये एनएलपी मॉडल्स हैं, तो एनएलपी मॉडल्स ना ये ज़्यादातर हम इसको इंग्लिश की वोकेबलरी पर ट्रेन करे होते हैं। तो जिस तरीके से इंग्लिश में हमें एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लाइक अगर मैं पैराफ्रेज कर दूं तो मैं एक वर्ड को या एक सेंटेंस को बोलने के लिए मैं काफ़ी तरीके से बोल सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वो इसी बात तरह आपकी ये एनएल समझ गई, ठीक है, ठीक है। ये उसी तरह बेस पे काम करता है। सही है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ मूव करते हैं। मैम काइंडली ये कोड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगी। अच्छा मैम, फरिया आप हैं मीटिंग में? यस मैम। ठीक है, 1 मिनट। मैं आपको को होस्ट बना देती हूँ। ओके मैम। आप स्टार्ट करिए। आप अपना टॉपिक डिस्कशन प्रेजेंट उसकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम वेक्टर डेटाबेस की बात करें तो हम इसके लिटरल मीनिंग की तरफ अगर जाते हैं। सो एज वी नो, अगर हम डेटाबेस की बात करें और हम ट्रेडिशनल डेटाबेस को अगर देखें, सो वी ऑल नो कि उसमें हम हमारा जो भी डाटा है वो मैनेज होता है। इट कुड बी लाइक न्यूमेरिकल डाटा, इट कुड बी टेक्स्ट डाटा। सो वेक्टर डेटाबेस में बेसिकली क्या होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड in the vectors. As we all know, vectors में हमारे पास जैसे embedding होती है, like our input being processed to numeric, right? So vector database में यही storage of the data की बात करेंगे जो vectors की form में होगा। So before starting this topic, मैं थोड़ा सा इसको daily life से relate करूँगी। जैसे अगर हम देखें, for example, अगर हम Facebook की बात करते हैं या हम बात करते हैं LinkedIn की, so we all know कि अगर कोई person है, he follows people who like AI से रिलेटेड लोगों को भी हम फॉलो करते हैं लिंक्डइन पे, अगर हम देखें, या मशीन लर्निंग से रिलेटेड लोगों को फॉलो करते हैं। सो वी नोटिस कि हमारे पास पीपल वी नो में वही लोग शो होते हैं, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही शो होते हैं जो रिलेटेड टू AI हैं, राइट? क्योंकि हमारा जो प्रेफरेंस है या हमारा जो यू कैन से टेस्ट कह सकते हैं, वो उन लोगों को फॉलो करने में है जो हमारे इंटरेस्ट के, राइट? तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं वेक्टर डेटाबेस के साथ रिलेट करूँगी। बेसिकली वेक्टर मैम, डेटाबेस में क्या है आपकी आवाज़ ना जी। बीच में कट रही है। मेरी साइड क्लियर है? काइंडली आप अपना इंटरनेट चेक कीजिएगा। मेरी साइड बिल्कुल क्लियर है। नो मैम, एक्चुअली It जो is है clear on my वॉइस side में also. डिस्टॉर्शन है। जिसकी आवाज क्लियर है आपके में भी इंटरनेट में इशू हो सकता है। Sound is clear on my side. ओके, आई कैन रिपीट। क्लियर है लेकिन बीच बीच में कट रही है। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बिल्कुल बेसिक सी एक डेली लाइफ एग्जांपल से बताया है कि एज वी ऑल नो कि अगर हम लिंक्डइन की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो हम जिस तरह के लोगों को लाइक फॉलो करते हैं या उनके साथ कनेक्ट करते हैं, हमें उस तरह के पीपल शो होते हैं, राइट? ऐसे ही है। सो इस एग्जांपल को मैं वेक्टर डेटाबेस के साथ रिलेट करूंगी। सो वेक्टर डेटाबेस इज व्हाट बेसिकली कि अगर हम यहाँ पर स्लाइड्स पे इस टाइप, ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली हम एक क्यूरी, फॉर एग्जांपल कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है हमारा, हम एक मॉडल को क्यूरी देते हैं कि टेल मी अबाउट लाइक शो मी लेदर शूज, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एम्बेडिंग होती है, ठीक है, वेक्टर एम्बेडिंग होगी, हमारे जो भी इनपुट है वो न्यूमरल्स में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, वेक्टर डेटाबेस में हमारे पास लेदर शूज से रिलेटेड जितना भी डाटा होगा, जितना भी डाटा हमारे पास उसके अंदर होगा, हमें आउटपुट में वो शो होगा,
ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लिंक्डइन पे जैसे मैंने एग्जांपल दी लिंक्डइन पे हम जिस तरह की चीज़ों को लाइक करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह के लोगों के साथ हम कनेक्ट करते हैं, इट मीन्स वो हमारी प्रेफरेंस है, राइट। जैसी हमारी प्रेफरेंस है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर एआई से मेरी प्रेफरेंस है कि मैं एआई के लोगों को फॉलो करती हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड सब एआई के लोग पीपल ह्यूमन में शो होंगे, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर डेटाबेस। इसी तरह अगर हम इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम अमेजोन की बात करें, इट्स जस्ट डेली लाइफ एग्जांपल, मैं इसको थोड़ा सा लिंकअप कर रही हूँ कि हम फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन लाइक्स, वो ज़्यादा मोबाइल्स को परचेज करता है, ठीक है। सो वेन एवर ही और शी विल ओपन द इंटरफेस ऑफ अमेजोन, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल्स शो होंगे, क्यों? क्योंकि वो यूज़र की प्रेफरेंस है। सो दैट्स व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर डेटाबेस इज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डायग्राम से इसको देख सकते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्यूरी है और हमारे पास क्यूरी में देयर इज एन ऑरेंज कैट, Excuse me, राइट। please. Sorry, I'm यस। cutting you. Vector database is all about, performing with a user inter, preference, right? यस यस, लाइक यूजर Okay. प्रेफरेंस में आप ये कह सकते हैं कि आपको आपकी जो भी प्रेफरेंस है उससे रिलेटेड हर डाटा आपको मिले, ठीक है। जैसे मैंने अमेजोन की एग्जांपल दी, या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स, मैं आई लाइक कंक्लूड इन द एंड कि मैं इसमें और एग्जांपल्स भी दूंगी डेली लाइफ की, बट इसको आप इस डायग्राम से Yeah. देखें। लाइक अगर हमारे पास क्यूरी में ऑरेंज कैट है, ठीक है, दिस Yes. ऑल इज आवर वेक्टर डेटाबेस, जिसके अंदर हमारे पास ब्लू कैट है, पर्पल कैट है, डिफरेंट कलर्स के डॉग्स हैं और रोबोट्स हैं, ठीक है। अब हमने क्यूरी क्या दी है? हमने क्यूरी में ऑरेंज कैट दिया। अब हमारे पास वेक्टर डेटाबेस में ऑरेंज कैट नहीं है, बट हमारे पास कैट्स हैं। सो कैट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लाइक दिस होल, वो हमें एज आउटपुट हो जाएगी। सो Okay. दिस इज बेसिकली वेक्टर डेटाबेस। सो इज इट क्लियर? Okay. Thank you. Thank you. नो प्रॉब्लम। सो अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा और, अगर हम लाइक इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करूँ, तो हम ये भी देख सकते हैं कि लाइक हमारे पास जैसा मेडिकल डायग्नोसिस होता है, ठीक है, लाइक इस तरह से कि लाइक हमारे पास एक हिस्ट्री है, पेशेंट की हिस्ट्री है। वी आर हैविंग अ मॉडल जिसके अंदर हमारे पास पास्ट पेशेंट्स की हिस्ट्रीज हैं। अब हमारे पास अगर कोई न्यू पेशेंट आता है, ठीक है, और हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास जितना भी पास्ट में जितना भी डेटाबेस है, हम उससे रिलेट करके अपनी डायग्नोसिस को फास्ट बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो लिंकअप, हम इसको कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को भी हम वेक्टर डेटाबेस के साथ जो है वो लिंकअप कर सकते हैं। अगर हम इसके लाइक इसमें सॉरी, इसमें अभी आपने जैसे येलो कैट का बताया, तो आपने बताया कि इसमें ब्लू भी आएगा और सारी कैट्स आएंगी, लेकिन जब उस दिन जब हम लोग लेक्चर अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि दो कैट्स हमारे पास आएंगी, ये वाली ऑरेंज और पर्पल। तो वो ब्लू एक्चुअली क्यों नहीं आई? अभी आपने कहा सारी आएंगी। हाँ, सारी आ सकती हैं, बट बेसिकली अगर हम इस लेक्चर की भी बात करें तो उसमें सर ने कहा था कि ऑरेंज इज अ बिट रिलेटेड टू, ये मतलब हमारे पास येलो कैट है तो इट इज यस, रिलेटेड टू द कलर ऑरेंज, बट पर्पल हाँ इज नॉट, एग्जैक्टली। अगर देखा जाए तो। वैसे अगर देखा जाए तो पर्पल नहीं है, बट इट इज शोइंग पर्पल। सो उसने जिसको लाइक टारगेट करना है उसमें ब्लू कैट भी आ सकती है। इट्स नॉट लाइक कि ब्लू कैट नहीं आ सकती, बट उसने हर वो लाइक क्लोजेस्ट और जो भी रिलेटेड आंसर है ना, क्लोजेस्ट टू व्हाट वी आर गिविंग द क्यूरी, वो आंसर आपको एक्सट्रैक्ट करके देना है बेसिकली। तो ब्लू कैट भी इसमें आ सकती है वैसे। ठीक। मैम मेरा एक क्लियर? क्वेश्चन है, यस यस। प्लीज थोड़ा सा मुझे ये बता दें। जैसे हम एसक्यूएल में डेटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और नो एसक्यूएल में हम लोग डेटा जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इस तरह के डेटाबेस में डेटा किस तरह स्टोर हो रहा होता है? तो ये कैसे क्लस्टर एक वो बना लेते हैं क्लोजली अगर हम रिलेटेड बात करें डेटा ना, का? अगर हम बात करें ट्रेडिशनल एसक्यूएल की, तो वो अगर हम उसमें देखें ना, तो अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, तो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो उसके लिए वैसे तो एक टेक्निक यूज होती है, सर्च लाइक इट्स लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, LSH। सो अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज और इजी वे में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर हम जनरल डेटाबेस की बात करें ना, तो उसके अंदर हमारे पास है कि हम वन बाय वन वी चेक इट, राइट। ऐसे है ना, हमारे पास पूरा डेटाबेस है और उसके अंदर अगर मैंने ये ऑरेंज कैट भेजी है, तो वन बाय वन चेक करता है। अगर हम लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग की बात करें, इट्स अ टेक्निक, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो क्लस्टर बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 20 कैट्स थी, उसमें क्या होगा, 5-5 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। 5-5 के ग्रुप के साथ वो कंपेयर करेगा, तो उससे ऑब्वियसली हमारा टाइम भी सेव होगा और वो ज़्यादा लाइक एफिशिएंट भी होगा। सो इट इज़ अ टेक्निक जिसमें हम बकेट्स बेसिकली बनाते हैं हमारे जो पर्टिकुलर
हमारे पास जो भी डाटा होता है, जिससे हमारे पास टाइम सेविंग भी होगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो भी है, लेकिन उसमें टाइम का जो ड्यूरेशन है ना, वो उसको एक कम्प्लेक्स बना देता है। सो दैट्स द थिंग जो इसमें है। मैम इज इट क्लियर? सॉरी, मेरी तरफ थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं अब दोबारा से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये डेटा स्टोर बैकएंड पे कैसे हो रहा होता है। मीन कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जिस तरह वो पूछ रहे हैं नो एसक्यूएल के अंदर हम जैसन टाइप में जो कर होते हैं, डॉक्यूमेंट में और कलेक्शंस में, और एसक्यूएल के अंदर हम टेबल्स में कर रहे होते हैं। तो वेक्टर्स के अंदर जो डेटाबेस होता है वो किस तरीके से मैनेज होता है? इन द मैम फॉर्म ऑफ आपके पास वेक्टर्स। असल में प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जब आप वेक्टर डेटाबेस यूज करते हैं तो आपके पास ना एक वेबसाइट होती है, लाइक आपको एस्ट्रेस एक एग्जांपल है, इसके तौर पर आपको वेक्टर डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं। आपने उनको सीएसवी फॉर्मेट में डाटा देना होता है या जेसन फॉर्मेट में आप डाटा देते हैं। मोस्टली ये दो फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होते हैं। जब आप उनको इस फॉर्मेट में डाटा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद उनको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर स्टोर करता है। और जब आप अपने मॉडल में प्रॉम्प्ट डालते हैं और वेक्टर डेटाबेस के साथ आपका मॉडल कनेक्ट होता है, तो जो रिट्रीवेबल होता है ना, तो जो मोस्ट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, टॉप 5 सेंटेंसेस होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके बाकी रह जाते हैं। तो इस लिहाज से ये वेक्टर डेटाबेस आपके पास वर्क करती है। सर हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर डेटाबेस के अंदर डेटा की वैल्यू पेयर के अंदर होता है? जी जी, जेसन फॉर्मेट में अगर आप डालते हैं तो वो कीवर्ड इसकी फॉर्म में ही होता है, पर्टिकुलरली इन जेसन या फॉर्मेट मैं लाइक क्लियर कर दूं, सीएस। जो जो इनपुट है वो की वैल्यू की फॉर्म में हो सकती है, जो सेव करना है वो वेक्टर की फॉर्म में होता है। तो जिन ठीक है। साथियों को क्लियर नहीं हो रहा, प्लीज गिव कपल ऑफ वीक्स, तो आपको ये चीजें खुद ही सारी क्लियर हो जाएंगी जब इंशाल्लाह। हम इनके अंदर ज्यादा डेप्थ में जाएंगे। उसकी रीजन है कि इस तरह ये बात याद रखें कि जो 2 या 3 साल का बच्चा है उसे बात बताई भी जाए तो उसे पूरी बात समझ नहीं आती। तो इट इज completely फाइन कि एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पूरी तरह समझना है, राइट? जस्ट स्टे पुट एंड गिव इट सम टाइम। जी ओके मैम, सर। कंटिन्यू करें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन था एक। सर, ये जो वेक्टर्स की एम्बेडिंग्स हम स्टोर करवाते हैं डेटाबेस में, तो उसकी जो हम रिट्राइवल के वक्त, तो हम उसकी सर्चिंग किस तरीके से, मतलब ये सर्च करता है वेक्टर्स को? क्योंकि अगर मेरी कोई क्यूरी है, मैं वेक्टर दे रहा हूँ, तो जी ये मैं स्टार्टिंग से। आंसर देता हूँ। अभी यस सर। अभी देखें, अभी जिस तरह सर उसामा गफार ने कहा है कि वो 5 क्लोजेस्ट वेक्टर जिनका कोरिलेशन सबसे ज्यादा है, या जो सबसे ज्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बन रही होती है, वो देता है आंसर में, और उसमें से हम फिर चूज करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस तरह क्या कहते हैं कि जिस तरह वो एग्जांपल भी देते हैं किसी वर्ड की, रिवर बैंक की एग्जांपल देते हैं कि बैंक से उसे पता है कि 2 किस्म का बैंक है, लेकिन वो बाकी कॉन्टेक्स्ट से आइडिया लगा लेता है कि ये रिवर बैंक की बात कर रहे हैं या हबीब बैंक की बात कर रहे हैं। तो जस्ट गिव दीज थिंग्स सम टाइम, ओके सर, थैंक राइट? यू सर। तो मे बी नेक्स्ट वीक ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम इस चीज के अंदर थोड़ा सा डीप जा सकते हैं कि वेक्टर होती क्या चीज है, जी जी, यस सर, ताकि आपको बिल्कुल। पता चल जाए कि वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा वेक्टर के मैथमेटिक्स में जाना चाहिए, जो कि बहुत आसान चीज है, इतनी मुश्किल चीज नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली सर, इसमें ना बिल्टन भी हमारे पास कुछ, अभी हमारे पास वेक्टर डेटाबेस यूज हो रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक, मतलब वो ना, हम जैसे सर बात कर रहे थे कि सीएसवी, और हम सिंपल ना उसको टेक्स्ट ही देते हैं डेटा, लेकिन वो ऑटोमेटिक वेक्टर्स बना के, और वो बैक एंड पे कोई एल्गोरिथम लगा देता है, जो कि रिट्राइवल भी फास्ट होती है। अब आप ये बात कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल बनी बनाई भी आती है, तो देर इज अ यस सर, डिफरेंस कि बिल्कुल। आप मोटरसाइकिल खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बनी बनाई ले रहे हैं। तो सर, ऑब्वियसली वो तो मार्केट फिर में हमारे ऊपर है। वेक्टर डेटाबेसेस अवेलेबल है, जिन्हें हम यूज करेंगे या जिन्हें लोग प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। नो बडी री इन्वेंट्स द व्हील, इट इज अ वेरी मैच्योर, राइट नो, आइडिया, वेरी मैच्योर प्रोडक्ट। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी मैम, आगे चलें। ओके, सो अगर वैसे सर्चिंग की बात की जाए तो उसमें सेमेंटिक सर्चिंग का सर कॉन्सेप्ट आ सकता है, लाइक जो एक क्वेश्चन आया था, लाइक मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइक अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो सर्चिंग होती है। ओके, सो फर्दर।
Okay, so ये that's चैट it from my चैट part. If में you एक have any कमेंट है questions. बहुत जबरदस्त, मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगा कि instead of rows and columns typical of relational databases, vector databases represent data as points in a multi-dimensional space. Technically it is 100% true. इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? इस सेंटेंस में जो स्पीकर है वो ये एज्यूम कर रहा है कि स्टूडेंट्स को रिलेशनल डेटाबेस का भी पता है कि वो कैसे काम करता है, स्टूडेंट को ये भी पता मल्टी डायमेंशनल स्पेस क्या है और उसमें चीजें कैसे रिप्रेजेंट होती है, उनका कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट होता है, और हमारे स्टूडेंट्स को इनमें से मोस्टली चीजें भी नहीं पता। तो ये बात याद रखें कि जब आप कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर आप ऐसी चीज टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे जो अभी स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ी तो वो कंफ्यूज होंगे, उससे वो मुश्किल हो जाता है उनके लिए समझना। तो चलें जी, कंटिन्यू करें। Okay, so that's it from my part. Over to you, sir. Husnain. अच्छा, हमारे पास 2-3 मिनट से अगर किसी पर्सनल का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और अगर Miss, excuse me, I have a question that what is the difference between traditional database and vector database? जी मैम, इसके लिए 2-3 वीक दे दें, ठीक है? इस पे हम पूरी का पूरा एक लेक्चर देंगे कि डेटाबेस क्या होता है और Okay, sir, मुख्तलिफ thank किस्म के डेटाबेस क्या है, ठीक है? ये भी 2 मिनट में नहीं कवर होगा। Okay, sir, thank you. अच्छा सर, जफर शायद हमारे साथ मौजूद है, अगर किसी और कोई भी जनरल क्वेश्चन है उससे आप पूछ सकते हैं। 2-3 मिनट है हमारे पास। सर मेरा एक मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन था कि मैंने ऊपर भी पूछा था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जो वेक्टर और टेंसर, जो टेंसर है वो उसकी वेक्टर की कैलकुलेटेड फॉर्म में फिर हमारे पास आंसर आता है। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ठीक है। वेक्टर और क्या कहते हैं टेंसर एक ही चीज नहीं है। ऑलमोस्ट है। चलो ठीक है सर, एक्चुअली मैं इसके ऊपर होता तो यही है ना कि ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक डायमेंशन 1 है। हाँ जी, लेकिन वो जो मैट्रिक्स है वो मेरा ख्याल है वो थोड़ी जो वेक्टर है वो थोड़ा और तरह से था जो उन्होंने पहले शो किया था ना पिछले लेक्चर्स में। इसके जब हम डेप्थ में जाएंगे तो चीजें मेरा ख्याल क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। चलो ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जिस तरह हमारे पास ओपन सोर्स मॉडल है लामा 3 और या GPT-2 भी अवेलेबल है, इसको अगर हम मतलब डाउनलोड करें और इसको कितनी रिसोर्सेज चाहिए कि इसको हम ट्रेन करें, या हमारे गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इस तरह का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं? इसके लिए आपको जीपीयू चाहिए और मॉडल यूज करने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा नहीं चाहिए होते, मॉडल बनाने के लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए। जो मॉडल आपने बनाया है ना वो तो आई थिंक कम रिसोर्सेज चाहिए, काफी ज्यादा कम चाहिए अगर आपने मॉडल यूज करना तो। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमारे पास अगर पूरे इंटरनेट का डेटा हम डाउनलोड करें और उसको ही ऊपर जो है ना, जिस तरह लामा 3 है या GPT-2 अवेलेबल है उसके ऊपर वो दोबारा हम अपनी तरफ से ट्रेन करें, तो उसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए? यही क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ, उसके लिए रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए, वो अरबों रुपए की बात है, ठीक है? जिस तरह अभी मैं कल ही देख रहा था जो लामा 3.1 है वो 16,000 जीपीयूज के क्लस्टर के ऊपर सेव हुआ बना है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वही अरबों रुपए की है। जो जीपीयूज खुद हैं वो भी बिलियंस ऑफ रुपीस की। सही है, तो वो करना मुश्किल काम है। गवर्नमेंट लेवल पे किया जा सकता है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हम इसे उस तरह देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, किसी और साथी कोई लास्ट क्वेश्चन? चलें जी, टाइम हो गया, लेट्स गो टू द नेक्स्ट मीटिंग। होस्ट प्लीज सेशन को खत्म कर दें। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।